अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी आर्गुमेंट, मेरा डिजिटल चैनल। और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं तोशाखाना केस के हवाले से। एक ऐसे जर्नलिस्ट की जिसने सबसे पहले इस स्टोरी के ऊपर काम किया 23 नवंबर 2020 को आरटीआई के तहत इस इंफॉर्मेशन को समझने की और हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उन पर दबाव आए, उन्होंने 2 दफा अपनी जॉब को खोया। लेकिन ये केस अब बहुत इंटरेस्टिंग मरहले में शामिल हो गया है। हम देख रहे हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल इस पे काम कर रहे हैं। कभी एक ऑडियो लीक आ जाती है, कभी ये कहा जाता है कि फरागोगी के थ्रू बेची, कभी जो जुल्फिक बुखारी हैं वो कहते हैं कि जी ये ऑडियो मेरी है या नहीं है। लेकिन जो रियल जर्नलिस्ट जो एक्चुअली इस पूरे सब्जेक्ट पे काम कर रहे थे, राना इब्रार साहब, उनसे पूछते हैं कि अब फिलहाल चल क्या रहा है इस केस को लेके, क्योंकि इस केस के हवाले से बहुत लोग कहते हैं कि घड़ी इमरान खान की जान नहीं छोड़ेगी। तो राना साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। मुझे बताएं कि एग्जैक्टली बेची किसने थी और अब तो नहीं आपको कोई थ्रेट्स आ रहे? जी, थ्रेट्स तो अब भी मुझे आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब में पीटीआई की गवर्नमेंट है और मेरा ताल्लुक राजनपुर जिला से है। वहां पर मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां अब भी हो रही हैं। मेरे भाई के खिलाफ झूठा पर्चा काटा गया है औरत के अगवा का, जिसको हम हालांकि गलत साबित कर चुके हैं, उसके बावजूद हमारी जान नहीं छोड़ी जा रही। और इस तरह की मतलब है कई किस्म की इंतकामी कार्रवाइयां अब भी आ रही हैं। और इसके अलावा यहाँ इस्लामाबाद में पीटीआई के लोगों की तरफ से भी थ्रेट का सिलसिला आता रहता है, जारी रहता है सिलसिला। जहां तक आपकी बात है इमरान खान को बतौर वजीर आजम मिलने वाले तहफ की, तो ये महज घड़ी या घड़ियां नहीं है, ये कोई 200 के लगभग मुख्तलिफ तहफ हैं। उनको 18 अगस्त 2018 से लेकर अपने डिपार्चर तक जो दौरे किए उन्होंने दूसरे मुल्कों के, वहां से उनको मिलते रहे, जिनमें कई बहुत ज्यादा कीमती तहफ थे, कुछ कम कीमत के, कुछ दरमियानी कीमत के। और इनमें से बहुत सारे तहफ ऐसे हैं जिनकी एंट्री भी नहीं की गई तोशाखाना में, और वो बारों बार बनी गाला ले जाए गए, उनको बेच दिया गया, उनका तो रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। हम तो उन तहफ की बात कर रहे हैं जिनका रिकॉर्ड मौजूद है। तो कुछ तहफ जो कीमती थे वो बैरून मुल्क अपने मुख्तलिफ लोगों के जरिए बेचे गए। बाकी तहफ वो भी काफी कीमती थे, जैसा रोलेक्स की 2 घड़ियां हैं और दीगर चीजें हैं, पार्कर के पेन हैं, वो पाकिस्तान में बेचे गए। इस्लामाबाद के सेंटोरियस मॉल में, जिनाज सुपर मार्केट में वो चीजें बेची गई हैं। और इस तरह से मतलब ये चीजें बेची गई है जैसे लूट का माल हो, लूट सेल लगाई गई। इस बात के ऊपर हैरानी होती है कि आखिर एक शख्स जो वजीर आजम के ओहदे पर बैठा होता है, वो एक जिम्मेदार शख्स होता है, उसको अपने ओहदे की और मुल्क की डिग्निटी का ख्याल होना चाहिए, लिहाज रखना चाहिए। लेकिन उन्होंने गिफ्ट का ऐसा मिस यूज किया कि दुनिया हैरान होकर रह गई। क्या मेरा ये सवाल है आपसे भी, आपके प्रति। मेरी घड़ी थी और मेरी मर्जी, मैंने उसे बेची, आप लोग इसके पीछे पड़ गए। हाँ, इसका मैं बताता हूं आपको, अगर आप मुझे टाइम दें तो। मैंने आज ही इमरान खान को उनके कल के बयान की रोशनी में एक खुला खत भेजा है, जो कि मैं आपको व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगा उसकी कॉपी। मैंने उसमें उनसे सवाल पूछे हैं। इमरान खान ने इस सारे मामले में कानून और रूल्स की 12 खिलाफ वर्जियां की है। एक जगह खिलाफवर्जी नहीं हुई है, 12 की 12 खिलाफवर्जियां हुई हैं। और मैंने उनको बताया भी है, उनसे सवाल भी पूछा है कि आप किस तरह इसको अपनी जाती घड़ी कह सकते हैं। क्या इमरान खान ने ये घड़ी किसी ऑक्शन में, किसी नीलामी में खरीदी थी, परचेज की थी, बाय की थी, कि ये कहते हैं कि मेरी जाती घड़ी? ये जाती घड़ी नहीं थी इनकी, ये गिराफ का पूरा सेट था, डायमंड सेट जो टेलर मेड था, जो कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ी मोहब्बत से पाकिस्तान के वजीर आजम को ऑनर देते हुए पेश किया था। ये उनका जाती कैसे हो गया? क्या वजीर आजम ना होते हुए कोई इनको ऐसा गिफ्ट पेश करता? ये तो वजीर आजम पाकिस्तान को पेश किया गया था। और कुछ कानून भी होते हैं। इमरान खान तो रोज कहते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो फिर खान साहब, ये कैसे हो सकता है कि कानून आपके लिए और हो और एक आम शहरी के लिए और? जो मेरा आपसे सवाल था उसमें भी, उसका भी जवाब दीजिएगा कि ये इतना कंफ्यूजन क्यों आ गई है। एक तरफ हमें ये खबर मिलती है कि जी फरागोगी ने के थ्रू बिकवाई, फिर जिसने खरीदी वो भी सामने आ जाता है, फिर जिसके थ्रू नहीं बेची और फेक रसीदें बनवाई वो भी सामने आ जाता है, फिर एक ऑडियो लीक भी आ जाती है,
फिर इस सब की टाइमिंग भी, तो बताइएगा एग्जैक्टली ये कम्युनिकेशन हुई कैसे? देखें, आप जानती हैं ये 5th जनरेशन वार है और पीटीआई इस मामले में यकता है। और वो क्या करते हैं कि एक ऐसा झूठ बोलते हैं जिसके पांव नहीं होते, तो लेकिन वो 2-3 दिन ब्रेकिंग न्यूज बनकर वो झूठ चलता रहता है। उन्होंने यही किया कि एक हमारे कुलीग जर्नलिस्ट को इस्तेमाल किया, हालांकि वो मेरे दोस्त हैं, मैंने उनसे कहा भी कि आपको ये नामुनासिब था ये सारा कुछ करना। उसको इस्तेमाल किया गया, उसको एक जाली रसीद दी गई और दुकान का पता दिया गया जिनास सुपर मार्केट इस्लामाबाद में। वो उन्होंने वहां पर लाइव खबर ब्रेक की और कहा कि ये रसीद है। हालांकि आपने भी वो रसीद देखी होगी, मेरे पास मोबाइल में इस वक्त भी मौजूद है कि वो एक ऐसी रसीद है कि हम यहाँ प्रेस क्लब में बैठे हैं, इस वक्त इस्लामाबाद में मैं बैठा हूँ, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में 10 रुपए की चाय मिलती है। जो 10 रुपए की चाय की रसीद काटी जाती है वो भी उससे ज्यादा ऑथेंटिक नजर आती है। एक 5 करोड़ 10 लाख रुपए की रसीद है और हाथ से लिखी गई है एक लेटर हेड पर, जिसके ऊपर ना तो पहली तो बात यह है कि ये कंप्यूटराइज रसीद होनी चाहिए थी, इसके ऊपर सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए था, उसका कोई तरीका। और बाद में सामने नहीं आ गया क्या कि उस शख्स के अकाउंट में ही उस वक्त 18 लाख रुपए थे और उस शॉप का सालाना टर्नओवर 14 से 15 लाख रुपए है और उसके एसेट भी 20 लाख रुपए के हैं। वो कैसे ये इतनी बड़ी महंगी घड़ी या महंगा सेट खरीद सकता था? तो ये क्लियर हो गया कि जुल्फी बुखारी साहब इसकी मार्केटिंग कर रहे थे और फ्रंट वुमेन बनी है मोहतरमा फरहा गुज्जर और फरहा गोगी साहबा। वो एक प्रॉपर्टी टाइकून के जाती जहाज में, निजी जहाज में यहां से वो ग्राफ का डायमंड सेट दुबई लेकर गई और दुबई में फरहा गोगी साहबा, ये हमारे पास प्रूफ है कि दुबई में फरहा गोगी साहबा उसी प्रॉपर्टी टाउन के प्रॉपर्टी टाइकून जो है उसके घर में ठहरी, वहां पर रिहाइश अख्तियार की और उनकी मुहैया करदा गाड़ी में वो सेट लेकर उमर जहूर फारूक नाम के बिजनेसमैन के पास गई, उनको दिखाया। यहां पर एक बात जो छुपी रह गई है वो मैं आपको बताता हूं। अब साफ जाहिर है कि ये $2 मिलियन के इक्वल ये सौदा हो रहा था। एक्चुअल रकम जो है वो 75 लाख दिरहम है जो सौदा हुआ, जो पेमेंट हुई। उमर फारूक जहूर ने फरहा गोगी के दुबई पहुंचने से 2 दिन पहले अपने बैंक से 75 लाख दिरहम की रकम ड्रा की, बाई चेक ड्रा की उन्होंने। वो उनके पास मौजूद थी, इस बात का सबूत मौजूद है। इसके बाद ये हुआ कि जब उन्होंने वो सेट दिखाया जाकर उमर फारूक जहूर के दफ्तर में, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे नहीं ले सकता, मैं 75 लाख दिरहम की रकम अदा कर रहा हूं, मैं इस कंपनी के शोरूम पर ले जाकर उनसे तस्दीक कराना चाहता हूं कि ये वाकई ओरिजिनल है या कॉपी है। तो वो सेट फरहा गोगी साहिबा भी साथ थी और शायद वो गाड़ी में बैठी रही होंगी। उमर फारूक जहूर साहब वो सेट ग्राफ कंपनी के शोरूम पर लेकर गए और उनसे पूछा कि क्या ये ओरिजिनल है और इसकी मार्केट प्राइस कितनी हो सकती है या मुझे कितने में खरीदना चाहिए। तो बाकौल उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत हैं और अभी नैब की टीम जा रही है दुबई और उनसे वो सबूत कलेक्ट करेगी। तो ग्राफ वालों ने कहा कि अगर ये 5 से 6 मिलियन डॉलर में आपको मिल जाए ये सेट, तो ये वारे का सौदा होगा। जबकि उन्होंने $2 मिलियन के इक्वल इसका सौदा हुआ था, तो उन्होंने फौरन खरीद लिया और अपने पास रख लिया। और इस बात के काफी सारे सबूत आ चुके हैं, मजीद आ जाएंगे कि फरहा गोगी साहिबा दुबई गई। ठीक है राना इब्रार साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप पहले भी कहते रहे कि आपको पीटीआई से थ्रेट्स आ रहे थे, आपको इस वक्त भी पीटीआई से थ्रेट्स आते हैं? कौन थ्रेट करता है आपको? देखिए, एक तो सोशल मीडिया के ऊपर थ्रेट आते हैं, फेक अकाउंट से थ्रेट होते हैं, फेक अकाउंट से मैसेज किए जाते हैं कि आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा, ये सारी चीजें होती हैं। और इसके अलावा मुझे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी इंटीमेट करते रहते हैं कि आप अपनी मूवमेंट को सिक्योर करें, आप पब्लिक गैदरिंग में ना जाएं और खास तौर पर पीटीआई की गैदरिंग में या पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे जाने में खतरा हो सकता है। ये सारी चीजें इंटीमेशन आती रहती है मुझे। किस तरह से कन्वे किया जाता है कि हम आपके साथ काम नहीं कर सकते? देखिए, जो मुझे 2020 में उर्दू अखबार से निकाला गया था, टर्मिनेट
किया गया, उस वक्त मुझे एडमन ने बुलाकर कहा था, एडमन के लोगों ने, कि फवाद चौधरी का फोन आया और उनके कहने पर आपको टर्मिनेट किया गया। फवाद चौधरी का फोन आया? हाँ, आपको फवाद चौधरी निकलवाने? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे। जो उसके बाद मैंने 2021 में एक टीवी चैनल ज्वाइन किया, जो पाकिस्तान का बड़ा टीवी चैनल है, और तीसरा दिन था मुझे, तो मुझे बुलाया गया। मैं उस वक्त मुझे क्लियर कहा, हालांकि वो बहुत बड़े बंदे हैं हमारी नजर में, उन्होंने कहा कि जी मैं कमजोर आदमी हूं और ये आप 1 माह की सैलरी लें तो मेहरबानी करें आप चले जाएं, तो मेरे ऊपर गवर्नमेंट का बहुत प्रेशर है। तो वो मुझे बताया गया, फिर दोस्तों ने वहां पर मौजूद जो थे उन्होंने बताया कि पीएम ऑफिस से डायरेक्टली प्रेशराइज किया गया था उस चैनल को, और उन्होंने मुझसे मदद कर ली। ये कोई मैं अफवाहों के ऊपर बात नहीं कर रहा, मुझे क्या उन्होंने राना इफ्तार साहब, आप मजीद इस स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हैं या आप अपने आप को बचा रहे हैं? अब एक सहाफी की हैसियत से आप क्या करें, क्योंकि सहाफी तो चाहे जॉबलेस हो या जॉब पे हो, अपना काम करता रहता है। जी, मैं जॉबलेस होकर भी काम कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने पिछले 3-4 महीनों में अच्छी खासी बड़ी बड़ी स्टोरियां दी हैं पेट्रोलियम प्राइसेस की डीरेगुलेशन के हवाले से, और भी कई स्टोरियां मैंने दी हैं। इंडिपेंडेंट उर्दू के उर्दू जो इंडिपेंडेंट उर्दू.com है, उस पर मेरी छपी हैं, लेकिन मैं कहीं पर रेगुलर जॉब नहीं कर पा रहा। ये मेरे लिए बड़ा मसला है। क्यों? वजह ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इमरान खान वो शख्स है या वो एसेट है किसी का कि जिसको 75 साल तारीख में, पाकिस्तान की 75 साल तारीख में 22 करोड़ लोगों में से एक पाकिस्तानी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दिया। लेकिन इस तोशा खाना की चोरी एक्सपोज होने पर उसका ये नकाब खींच लिया गया है। अब इमरान खान खुद क्या है? असल तो वो उसके पीछे वाले हैं जिन्होंने एक एसेट तैयार किया, और वो एसेट इतनी जल्दी और इतने जो है ना तरीके से जो वो गिर गया है, मुंह के बल उधे मुंह गिर पड़ा है, तो ये कोई मामूली बात तो नहीं है। तो साफ जाहिर है कि बहुत शुक्रिया राना इब्रार साहब, आप मुझे ज्वाइन कर रहे थे।